नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले तेलंगाना असेंबली है जो चल रही है। उसमें कल जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत ही बड़ी अपनी स्पीच दी थी, उसमें हाइड्रा को लेकर के अपनी बात रखी थी, उसी के साथ आज बीआरएस ने फिर प्रोटेस्ट किया है केटीआर की एफआईआर को लेकर के। और वहीं पड़ोसी राज्य कर्नाटका के जो बीजेपी के लीडर हैं सीटी रवि, उनको अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ वो लिया गया एक एक्शन। और फिर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया, जो इस वक्त मंदिर और मस्जिद के जो मामले चल रहे हैं हिंदुस्तान में, उसको लेकर के। उसके बाद फिर संसद में कल जिस तरह से जो चीज़ें हुई थी उसको लेकर के काफ़ी सारी बातें सामने आई हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तेलंगाना असेंबली की, तो आज असेंबली में फिर बीआरएस ने प्रोटेस्ट किया। बीआरएस के एमएलए और एमएलसीज ने केटीआर को लेकर के जो एफआईआर की बात की जा रही है उस पर आज बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया है, बैज लगा करके, ब्लैक बैज लगा करके। वहीं अगर हम बात करें एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि हाइड्रा के डर से शहर में रियल एस्टेट को प्रभावित किया है। विधानसभा सत्र के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हाइड्रा के डर की वजह से लोग अपना छोटा सा प्लॉट भी नहीं बेच पा रहे हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के मुताबिक हालांकि शहर में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की वजह से लोगों में हाइड्रा का डर है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है क्या बोलते समस्याएं नहीं पैदा हुई हैं। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिशियन के नाते उन्होंने बात कही है कि हाइड्रा की वजह से जो कि अभी देखा जाए तो पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इससे जो भी रियल एस्टेट बिजनेस है वो प्रभावित हो रहा है, और जो भी अगर अपनी ज़मीन या प्लॉट बेचना चाह रहा है या अपना मकान बेचना चाह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको एक डर सता रहा है खरीदने वालों को। अकबरुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो देखा गया कल के जो विधानसभा सत्र जो यहाँ पे तेलंगाना में चल रहा है उस पर एक तरफ एमआईएम की बात करें, फिर बीआरएस की बात करें, लगातार यहाँ पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर हम अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करें तो देखा गया कैसे हाइड्रा का मामला जब सामने आया तब से लेकर तेलंगाना सरकार पर विपक्ष चाहे बीआरएस हो या फिर भाजपा हो, कई तरह के आरोप लगे। हालांकि भाजपा की तरफ से कुछ मौक़ों पे ये भी कहा गया कि जो अतिक्रमण है उसको सरकार जो है उसको हटा सकती है, लेकिन जो घर हैं निजी किसी की संपत्ति है उस पर हाइड्रा अपना काम ना करें। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कल कहा कि जिस तरह से हाइड्रा यहाँ पे काम कर रहा है उससे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं, और यहाँ तक कि नतीजा ये आ गया है कि जो बिल्डिंग है लोग उसको नहीं खरीद पा रहे हैं। इसी के साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से ये भी कहा है कि राज्य के बकाया जो दिनदरिया है उस पर उन्होंने चर्चा की। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने उप मुख्यमंत्री जो विक्रामार्क हैं उनके दावे का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो तेलंगाना में जो बकाया है 2014 में 75,577 करोड़ रुपए थे, लेकिन वही अब बढ़कर मार्च में 2024 तक जो है 6,71,751 करोड़ रुपये हो गए। तो अगर यहाँ पे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस साल सत्ता में है, इसके पहले बीआरएस की सत्ता थी, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे जो तेलंगाना के जो कर्ज बढ़ रहे हैं उस पर भी काफ़ी उन्होंने चिंता जताई है, और उन्होंने ये कहा कि जो कर्ज है इसको रोकने की ज़रूरत है और इसका असर जो तेलंगाना की आम लोग है, जो पब्लिक है, उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। और इन तमाम मुद्दों पर कल देखा गया कि उन्होंने जो संविधान का मामला जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो विवाद हुए उस पर भी उन्होंने अंदर, क्योंकि कुछ बीजेपी के विधायक मौजूद थे तो उन पर उन्होंने तंज कसा और उन्होंने भी जय भीम के नारे लगाए और उन्होंने इसका समर्थन किया, और साथ ही साथ अमित शाह पर भी उन्होंने कई तरह के तंज कसे। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें कि इस वक्त देश में बीजेपी जो कि अपना एक वो कहती कि महिला का सम्मान करें, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर पर कथित रूप से अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी नेता सीटी रवि को हिरासत में ले लिया गया है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी हत्या की साजिश कर रही है। रवि ने कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए कांग्रेस और डीके शिव कुमार जिम्मेदार होंगे। आपने एक बार किसी पे टिप्पणी की है, उसके बाद आपको अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो भी आप उस सरकार पे ये हमला कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी या फिर वहाँ के जो क्या बोलते हैं कर्नाटका के डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार वो जिम्मेदार होंगे।
यही सीटी रवि हैं जो हर चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करते रहते हैं। कांग्रेस अच्छा काम कर रही तो भी, कांग्रेस बुरा काम कर रही तो भी, देश में कुछ भी हो रहा है, लेकिन अब बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है कांग्रेस पे होता है। और यही है क्या बोलते हैं सीटी रवि, जो कि हर बार कहीं ना कहीं एक बड़े बड़े बयानात देते हैं और उन बयानों में भी कहीं ना कहीं पक्षपात चीज़ें नज़र आती हैं समुदाय को लेकर के। तो अगर इनको अरेस्ट किया गया है, इस पे जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, जो कल देखा गया कैसे चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लगातार जो अमित शाह के बयान को लेकर जो विपक्ष है वो घेर रहा सत्ता पक्ष को। वही अगर हम राज्यों की बात करें तो देशव्यापी उन्होंने आंदोलन किया है। जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है या फिर किसी राज्य में नहीं है वहां पर भी इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, वहां पे प्रदर्शन किया गया। वही कर्नाटका की बात करें तो कल विधानसभा में देखा गया कि कैसे विधानसभा के अंदर जो अम्बेडकर की तस्वीर है उसको लेकर जो विधायक है अपने सीटों पर रखे हुए थे, तो इसी पे नोकझोंक चल रही थी, बहस चल रही थी। इसी बीच आरोप ये लगा कि जो सीटी रवि हैं, भाजपा के जो एमएलसी हैं, उन्होंने राहुल गांधी पे कुछ आपत्तिजनक बयान दिए। उन्होंने राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट कहा। उसके बाद से मामला और तुर पकड़ लिया और जो कांग्रेस की वहाँ पे बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी, उन्होंने इस पे जब उनको रोकने की कोशिश की तो उनका आरोप है कि सीटी रवि ने उन्होंने एक महिला के होने के नाते उन पे कड़ी आपत्ति जताई और अपशब्द का इस्तेमाल किया, जो कि कहना सही नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई गई और फिर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। अब बात करें सीटी रवि की तो कल उनकी हिरासत में उनको लिया गया है। उसके बाद से उनका दावा है कि उनको गुप्त जगह पे छुपाया जा रहा है और बगैर किसी को बताए हुए अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो हैं कहाँ। लेकिन पुलिस का जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि हम इनकी सिक्योरिटी को लेकर और कोई बवाल ना हो इसलिए हम इनको किसी और जगह पर रख रहे हैं। वही इनके जो सीटी रवि के जो वकील हैं उन्होंने ये दावा किया है कि अगर किसी गिरफ्तारी हो जाए, हिरासत में है, उसके बाद से पूछताछ से पहले जब भी वकील चाहे उनसे मिल सकता है, लेकिन हमें करीब 1.5 घंटे तक इंतजार कराया गया और हमें भी सही लोकेशन नहीं बताया जा रहा है कि उनको छुपाया हुआ कहाँ है। अब अगर बात की जाए कर्नाटका की तो कल वहाँ पे देखा गया जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी विधानसभा में मौजूद थे, सिद्धरामैया भी प्रोटेस्ट किए। अब जिस तरह से ये सीटी रवि के मामले सामने आए हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो कई तरह के बयानबाजी कर रहे थे और वही अब जो सीटी रवि हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उनकी हत्या करा सकती है। हालांकि ऐसा उनका आरोप लग रहा है, पुलिस प्रशासन पे और गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे हैं। अगर सीटी रवि की बात करें तो देखा गया कि हर मामलों में वो कड़ी आपत्ति आलोचना करते हैं कांग्रेस के, लेकिन कल जिस तरह से विधानसभा में वहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो अमित शाह ने विवादित बयान दिया था उसको लेकर जब कांग्रेस वहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी तो उस बीच सीटी रवि का कांग्रेस लीडर जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्होंने कड़ी आलोचना की, आपत्ति जताई। उसके बाद से जो वहाँ के बाल विकास मंत्री हैं उन्होंने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उनका आरोप है कि इन पर उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर अभी ये विवाद मचा हुआ है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि वहाँ की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है या फिर जो पुलिस प्रशासन है उन पर क्या एक्शन लेती है। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है और सीटी रवि पे कोई भी एक्शन लिया जाए तो वो एक पॉलिटिकल एंगल बन जाएंगे। लेकिन आज भी वहाँ पे विधानसभा सत्र चलने वाले हैं और उसमें यही कयास लगाया जा रहा है कि आज पूरी तरह से वहाँ पे हंगामा देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने भी कहा है कि हम इस पे पुनर्जोर विरोध जताएंगे और विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को हम बात रखेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त आप देखें कि जितनी भी असेंबलीज चल रही हैं, संसद चल रही है, उसमें एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ वो है अमित शाह का, जो अमित शाह ने एक टिप्पणी की थी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के। उसके बाद से पूरे देश में, ये नहीं कि सिर्फ एक स्टेट में, पूरे देश में उसके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें उससे पहले कुछ, तो अभी 1 महीना पहले से या काफ़ी टाइम पहले से एक चीज़ बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है। बीजेपी हर जगह पे एक ऐसा कोई मुद्दा लेके आती जो कि एक मस्जिद होती पुरानी, उसको मंदिर बताया जाता है, उसके खिलाफ एक क्या बोलते कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाती है, फिर कोर्ट उसके सर्वे के लिए अपना वो देता है। लेकिन कल ही एक ऐसा वो आया सामने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद उठने पर चिंता जताई है। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। ये वही मोहन भागवत हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले एक दिल्ली की मस्जिद का दौरा किया था। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए कि देश में सबसे बड़ी जो जाति है वो हिंदुत्व की जाति है।
इस देश की जो क्या बोलते हैं संस्कृति है वो हिंदुत्व की है। लेकिन वही मोहन भागवत अब ये कह रहे हैं कि इस देश में जो लोग इस वक्त मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं वो सही नहीं है, और वो ये अगर उठा करके ये सोचना चाह रहे हैं, उनका ये सोचना है कि हम बड़े नेता हो जाएंगे, तो ये भी देश के लिए सही नहीं है। वहीं इसको लेकर के मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताया है। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबी पोस्ट लेकर मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि भाजपा सीएम योगी के इशारे पर पुलिस प्रशासन मंदिर ढूंढने में जुटा है। मीडिया और प्रशासन बता रहे हैं कि फला जगह इतने साल पुराना मंदिर मिला, फला जगह उतने साल पुराना मंदिर मिला। दरअसल मंदिर मिला नहीं, मंदिर सदैव से वहीं था, ना किसी ने कब्जा किया, ना किसी ने खंडित किया। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो पूजन के अभाव में खाली हैं और देवता वहाँ श्रद्धालुओं का इंतजार करें। मतलब उनका ये कहना है कि ऐसे कई मंदिर हैं हिंदुस्तान में जो कि जहाँ पे लोग नहीं जा पाते हैं, जहाँ के जो देवता जो मतलब उसमें होते हैं देवता, वो कहीं ना कहीं अपने जो पूजा करने वाले हैं उनके इंतज़ार में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई आता नहीं। लेकिन बीजेपी ने एक नया मुद्दा खोजा हुआ है कि आप हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर ढूंढ रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत की अगर बात की जाए तो देखा गया जब से बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया उसके बाद कुछ साल पहले ही उनका एक बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा और उन्होंने ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। फिर हाल ही में जो संभल का मामला सामने आया उस टाइम भी उनका बयान ये काफ़ी सुर्खियों में बना रहा है। अगर हम मोहन भागवत की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि सबको हिंदुओं का नेता बनना ज़रूरी नहीं है, और अगर मंदिर का विवाद लाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुओं का नेता बन जाएंगे। तो अब मोहन भागवत भी सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए, कौन हिंदुओं का नेता बनेगा और कौन हिंदुओं का नेता नहीं बनेगा। भक्तों की बात करें तो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, लेकिन अब मोहन भागवत जो है वह हिंदुओं का नेता कौन बनेगा उसका सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अक्सर सर्टिफिकेट बांटती है राष्ट्रवाद। अब अगर देखें तो उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने उन पर काफ़ी लंबे चौड़े फहरिस्त के साथ तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने ये लिखा है कि अभी जो मामला सामने आया है इसका मुख्य जरिया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वही हैं। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो ऐसे लगातार काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि जो समाजवादी की पार्टी की बात करें उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दरअसल सारा खेल सिर्फ इतना है कि सीएम योगी को 2027 में अपनी सत्ता जाने का आभास हो गया है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं जो 2027 में होने हैं, और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को या कह ले भाजपा को समाजवादी पार्टी ने वहां से एक बड़ा झटका दिया, वहां पे अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया जो अलायंस है वो निकाले, तो उससे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीट है काफ़ी माना जाता है कि उस पर लोकसभा चुनाव के दरमियान काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरह से मोहन भागवत का बयान सामने आया है उस पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा और उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर हर घर में मिल जाएंगे और हर जगह है। मंदिर को ना किसी ने कब्जाया है ना किसी ने अतिक्रमण किया है, और अगर आप हर घर खोले तो मंदिर मिल जाएगा, तो फिर आखिर इस बात को बताने की क्या ज़रूरत है कि वहाँ पे मंदिर मिल रही है। हम आमतौर पे भी बात करते हैं, देखा जाता है कि किसी भी हिंदू घर में आमतौर पे जो तुलसी के पेड़ होते हैं उसका वो लोग पूजा करते हैं, आमतौर पर वो भी मिल जाता है। मंदिर की बात करें तो हर घर में या हर दुकानों में भी देखा जाए तो वहाँ पे छोटी सी स्पेस बना दिया जाता है जहाँ पे वहाँ पे कोई राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की, मतलब तमाम तौर पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो ये दावा कर रहा है कि नहीं, वहाँ पे मंदिर मिला है, यानी मानो ऐसी कि ज़मीन के नीचे खुदाई की गई हो 200 फीट नीचे और वहाँ पे मंदिर मिला हो। हालांकि जो संभल का मामला सामने है उसमें खुद वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ तक की दावा किया कि 2006 तक हम खुद यहाँ पे पूजा करते थे, उसके बाद हम संभल के अलग अलग जगहों पे हम लोग चले गए क्योंकि यहाँ पे हमारी उतनी आबादी नहीं थी। लेकिन आबादी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोगों ने हमें प्रताड़ित नहीं किया कि जिसकी वजह से हम जगह छोड़ा। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन या कह ले कि जो मीडिया में मतलब अगर ये चीज़ देखी जाए जिस तरह आपने बोला कि उन लोगों ने कहा है कि लोगों ने प्रताड़ित नहीं किया, तो लोगों में अभी भी ये जहर पूरी तरह से घुला नहीं है, और अगर ये जहर अभी नहीं घुला तो इसको इसी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ये जहर ज़्यादा घुल गया तो देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक होगा कि खतरनाक पूरी तरह से हो चुका है। क्योंकि अगर हम अभी सर्वे की बात करें तो जब भी इलेक्शन होते हैं उसमें ज़्यादा वोट इस मुद्दे पर डाले जाते हैं किस जाति का कौन सा उम्मीदवार है और किस जाति के लोग किधर जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं तो डेवलपमेंट की बात पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अभी इतने सालों में देखा जाए अगर एक डाटा निकाला जाए तो उसमें किसी भी डाटा में सबसे कम निचला स्तर आपको एजुकेशन या नौकरी बेरोजगारी की बात होगी, लेकिन अभी ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में है। अभी अगर हम बात करें, आप विधानसभा सत्र जो चल रहे हैं किसी राज्य की छोड़िए, लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, उसमें आप
देख लें कि अभी जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के जो दाम बढ़े, या फिर अभी जो महंगाई हो रही है, जो बेरोजगारी हो रही है, उस पर आखिर अभी तक कितना बात हुई है? कहीं इन मुद्दों पर कहीं बात नहीं हो रही है। वही अगर हम देखें झांसी में जिस तरह से मामला सामने आया, जहाँ पे नवजात बच्चों की मौत हुई, वहाँ हॉस्पिटल की नाकामी की वजह से, लेकिन विधानसभा सत्र चला जब समाजवादी पार्टी की तरफ से उस चर्चा पे जब बहस करने की मांग की जा रही थी, तो वहाँ के जो एक समाजवादी पार्टी के नेता, उनको पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं जो धार्मिक मुद्दे, कहा जाता है ना कि धर्म की जो अफीम है बहुत खतरनाक होती है, तो अब वो पूरी तरह से जो धर्म की अफीम है वो लोगों में पूरे मतलब जहर की तरह फैल चुकी है। और अभी जिस तरह से ये इन्होंने बयान दिया है मोहन भागवत ने कि कोई ये नहीं कि हिंदू का बड़ा नेता कौन बनेगा, तो अब क्या मोहन भागवत खुद तय करेंगे कि हिंदू का नेता कौन बनेगा? और अभी 2027 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि बिहार और यूपी के रास्ते ही दिल्ली तक का जो सफर है वो तय किया जाता है, लेकिन आने वाले वक्त में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है वो अपने कई मायनों में काफ़ी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि संभल का जो केस हुआ था, या फिर जो और केसेस होते रहते हैं, जिस तरह से आपने बोला कि झांसी में जो केस हुआ था, एक नवजात बच्चों वाला, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ वाला जो हॉस्पिटल था, उसमें बच्चे NSY में NICU में रखे हुए थे और उनको वहाँ पे आग लग गई, जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत हो गई। लेकिन वहीं अगर बात करें तो संसद में या फिर विधानसभा में जब इस बात को उठाया जाता है तो बीजेपी अपने मुद्दों को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए लगी रहती है। वहीं अगर हम बात करें, इस वक्त संसद का सेशन चल रहा है, जिसमें कल काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। कल काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं संसद से जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और विपक्षी नेता राहुल गांधी के लोकसभा से निलंबन की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस भेजा। उन्होंने स्पीकर से मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने को कहा है। दुबे ने साथ ही ये भी अपील की है कि जब तक समिति इस मामले में फैसला नहीं करती, राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाए। बीजेपी सांसद ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ये वही बीजेपी है जो कि लोगों के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। लेकिन आज जब इनके साथ ऐसा हुआ, हालांकि वो बयान कोई भी ऐसा पेश नहीं किया गया, वो जिस तरह से बयान था उसी तरह से लिया गया है। और ये राहुल गांधी क्योंकि इतना नेता प्रतिपक्ष हैं और हर मुद्दे पे बोलते हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं, और जो अमित शाह वाली चीज़ें थी, अमित शाह ने जो बयान दिया था, उसको कहीं ना कहीं कवर करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, फिर संसद तो वही अखिलेश यादव का भी जो बयान सामने है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पहले अन्याय करती है, फिर झूठे मुकदमे ठोक देती है। राहुल के खिलाफ FIR जो दर्ज हुआ है उस पर इन्होंने तंज कसा है। अब अभी आपने निशिकांत दुबे की बात की, हमने देखा कि कैसे संसद में एक बार जो निशिकांत दुबे असदुद्दीन ओवैसी पे उन्होंने तंज कसा था, उसके बाद जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, बिल्कुल वो खामोश हो गए थे। अभी निशिकांत दुबे का जो कल वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखा कि कैसे जब राहुल गांधी जो कि LOC हैं, मतलब विपक्ष के नेता है, वहाँ पे जब वो जाते हैं तो निशिकांत दुबे किस तरह से उनके साथ अभद्र व्यवहार करते, कैसे उन पर तंज कसते हैं, मानो उन्होंने गलती की हो। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उनका लगातार यही आरोप है कि हमने धक्का नहीं दिया। वही कल जिस तरह से वीडियो देखा गया, फिर ABP न्यूज़ के ही मुताबिक जब उनसे सवाल किया गया था, जो 2 सांसद, उन्होंने एक कहा कि राहुल गांधी आगे खड़े थे और पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया तो मैं आगे गिर चुका। अब बता, राहुल गांधी अगर सामने खड़े हैं और खुद सांसद जो घायल हुआ है वो बोल रहा है, तो फिर आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया? अगर हम दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार बनी, उन्होंने वादा किया था कि हम हर गली में हर जगह CCTV कैमरे लगाएंगे। वही बीजेपी है कि उस पर तंज कसती थी कि यहाँ पे CCTV कैमरे कहाँ हैं। संसद की बात करें तो आप सोचो, जब दिल्ली में इतने कैमरे हो सकते हैं तो संसद का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। भाजपा ने जो भाजपा की तरफ से जो उन पे राहुल गांधी पे जो लगातार क्लेम किए जा रहे हैं, कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तथ्य के बगैर आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। अगर सच में राहुल गांधी ने
उनको धक्का दिया है, या अगर ऐसी चीजें आई हैं तो आखिरकार अभी तक जो संसद है उसके प्रशासनिक जो सेवा है उसके तरफ से ये सीसीटीवी कैमरे जारी क्यों नहीं किए जा रहे, जिसमें ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं कि जिसमें साफ तरह से दावा जो किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है वो चीज साफ जाहिर हो जाए। क्या आपको लगता है कि अगर सीसीटीवी कैमरे में या सच में राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया होता और कैमरे में कैद होता तो अभी तक बीजेपी उसको पब्लिक के सामने लाने से पीछे डरती नहीं? तो अभी तक देखा जाए कि जिस तरह से लगातार वो सत्ता पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको कुछ लोगों ने धक्का दिया। वो खुद बयान दे रहे हैं कि हम पे चढ़ाई करने की कोशिश की गई। अगर हम सांसद पप्पू यादव की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जब ये धक्का मुक्की चल रही थी तो राहुल गांधी खुद अंदर मौजूद थे और मैंने उनको लाया क्योंकि बाहर जो बीजेपी के लोग थे वो लगातार जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर प्रियंका गांधी उन पे वो चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मैंने राहुल गांधी खुद बाहर लाया, तब तक ये मामले सामने आ चुके थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार राहुल गांधी पे आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, जिसके बाद से सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, लेकिन एक तरफ तो सांसद खुद बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सामने खड़े थे, पीछे से किसी ने धक्का दिया। वही दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो क्या संसद के उस जगह पर, वो भी वो एंट्रेंस है, हर जगह अगर छोटी सी किसी ऑफिस की बात की जाए तो वहां पर भी हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरे मिल जाते हैं, तो क्या संसद के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं है? और अगर है तो अभी तक इन मामलों को लेकर संसद की तरफ से फुटेज जारी क्यों नहीं किया जा रहा है जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा सके कि सच में राहुल गांधी ने धक्का दिया था या फिर ये बात सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं और अमित शाह के जो मुद्दे या फिर कह लें जो अडानी के मुद्दे हैं उसको दबाने की सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से कल आप देखें कि संसद में जो चीज़ें चल रही थीं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना विरोध जता रही थी उसमें जॉर्ज सोरोस की फ़ोटो लगा दी थी बीजेपी ने एडिट करके। जो फ़ोटो वायरल की जा रही थी उसमें हालांकि ओरिजिनल जो फ़ोटो थी वो क्या बोलते हैं अम्बेडकर साहब की थी, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल ने एडिट करके उसमें जॉर्ज सोरोस की फ़ोटो लगा दी। और उसके बाद फिर मायावती 2 दिनों के बाद जागी हैं, उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए। मायावती 2 दिन क्या कर रही थी? अब देखिए, मायावती की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या और जो अन्य पार्टियां, वो लगातार ये आरोप लगाती हैं कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। और ये दिख भी रहा है क्योंकि आप 2 दिन तक बिल्कुल कहीं नहीं थी। कल जब इस मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी ने एक नया मुद्दा शुरू किया, जिस तरह से देखा जाए तो कल कांग्रेस पार्टी हाथों में एक पेपर लेकर के प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन बीजेपी वालों ने डंडा ले रखा था। अब संसद के अंदर डंडा ले जाने की अनुमति किसने दी, ये भी सवाल है, इस पे भी जांच का विषय है। सत्ता पक्ष है, वो कुछ भी कर लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, माफ कीजिएगा बीएसपी की अपनी बात की, जिस दिन से ये मामले सामने आए, अमित शाह ने जब ये बयान दिया उसके बाद से लगातार जो इंडिया अलायंस है वो इस मुद्दे को उठा रही है। यहाँ तक कि ऐसे मुद्दे को लेकर कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या जो विपक्ष के लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। मायावती की बात करें तो आप मायावती के स्टेटमेंट सुन सकते हैं कि कैसे उन्होंने मतलब बैलेंस करने की कोशिश की है। देखा गया कल जो संसद के अंदर राहुल गांधी खुद नीले कलर की टी शर्ट जो ब्लू है वो पहन के गए, और भी जो सांसद प्रियंका गांधी की बात करें तमाम लोगों ने टी शर्ट वैसे ही पहना जो बाबा भीमराव अम्बेडकर से जोड़कर देखा जाता है। बीएसपी की बात करें तो उनके भी पार्टी का कलर वही है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की बात करें तो उनके भी कलर का पार्टी वही है। 2 दिन के बाद से जो लगातार दलितों की आवाज़ बनने की कोशिश करती हैं, वो दिखावा करते मतलब ये बताने की कोशिश करती है कि हम दलितों की आवाज़ है मायावती, वो 2 दिन बाद बयान देती हैं और उनके बयान में भी ऐसा दिखता है कि वो पूरी तरह से बैलेंस करके ला रही है। क्योंकि अगर जिस तरह से राहुल गांधी ने जो तस्वीर दिखाई थी उसके बाद से भाजपा के जो आईटी सेल है उन्होंने फोटो को एडिट किया और आई लव सोरोस करके लिखा हुआ था, तो क्या उनकी कद इतनी बढ़ गई है कि किसी माफ कीजिएगा वो बाबा भीमराव अम्बेडकर से तुलना कर देते? इस पर भी सवाल खड़ा होता है। और मायावती आखिरकार इन सब मुद्दों पर बस आती और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली जाती, क्या उनके कार्यकर्ता या फिर अपना चली जाती या फिर उनके जो कार्यकर्ता या फिर उनके जो नेता हैं, क्या अब वो इस राह पे आ चुके हैं कि वो प्रदर्शन करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार नहीं है? उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने ये कहा कि गुरुवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जो ये अमित शाह ने जो बयान दिया है उनको तुरंत उसमें माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए उनको पश्चाताप भी करना चाहिए। पश्चाताप, हाँ, वरना अंबेडकर की अनुयायी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसा वे अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के कृति को नहीं भूल पाए हैं। मतलब उन्होंने बैलेंस कर लिया, बैलेंस करे तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से उन्होंने और सीबीआई हमारे पास उतनी तरह ना करे, तो
आप समझ सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने तो बीजेपी पे यानी अमित शाह पे उन्होंने तंज कसा, लेकिन वही दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस को भी वहां पे इंडिकेट किया ताकि वो बैलेंस किया जा सके। और वो भी आप जिस संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करती हैं, और उनके खिलाफ अगर इस तरह से अपमानजनक बातें की जाए, जो कि इंडिया अलायंस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, तो क्या आपके जो कार्यकर्ता या फिर आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप रोड पर उतर को प्रदर्शन करें? आप आती हैं, स्क्रिप्टेड बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें अमित शाह को बस इतनी बात बोलती है कि उन्हें अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए। जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज बाकायदा खुद कल जिस तरह से एंट्रेंस के बाहर या फिर कह रहे सीढ़ियों पे प्रदर्शन हुए सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, इस मामले को बढ़ते हुए ओम बिरला ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद या सदस्यों का समूह संसद भवन के गेट पर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। आज जो ओम बिरला है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया, यानी आज क्योंकि देखा जा रहा है कि आज सदन का आखिरी दिन है, आज भी पुरजोर बहस देखने को मिलेगी, लेकिन हकीकत यही है कि जितने दिनों तक संसद चला, इन दरमियान कोई भी जो जनता के अहम मुद्दे हैं या अहम जो मुद्दे पे बात करनी चाहिए किसी तरफ से नहीं किया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से कल संसद में जो चीज़ें हुई हैं उसमें जो सांसद घायल हुए हैं, प्रताप सारंगी के बारे में कहा जा रहा है कि प्रताप सारंगी खुद सीढ़ी पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका पैर डिसबैलेंस हुआ और वो गिर गए, उसके बाद उन्हें चोट लग गई। प्रताप सारंगी की चोट पे, जो कि मामूली से चोट लगी, उसको लेकर के जो दिल्ली का एक कहा जाए कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया जो दिल्ली में नोएडा में बैठा हुआ है वो बहुत हाय तौबा मचा रहा है। उस हाय तौबा मचाने के साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्रताप सारंगी हैं क्या, या प्रताप सारंगी की असलियत क्या है। 1999 में ओडिशा में वीएचपी नेता दारा सिंह ने ईसाई मशीनरी ग्रैहम स्टेंस और उनके 2 बच्चों को बंद जीप में जिंदा जला दिया। तब प्रताप सारंगी ओडिशा में वीएचपी अध्यक्ष थे। इस अमानवीय घटना में उनका भी नाम आया, लेकिन पुलिस के सामने उन्होंने कहा है कि मैं दारा सिंह को नहीं जानता और न ही दारा सिंह वीएचपी से जुड़ा है। विश्व बरादरी ने इस घटना के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पॉप जॉन पॉल को भारत आना पड़ा। पूरे विश्व में इस अमानवीय घटना के लिए थूथू हुई। सोचकर देखिए उस रात जीप में ग्राहम और उनके 2 बेटे जो जिंदा जल गए उस पर क्या बीती होगी। उस तपिश में उनकी चीख पुकार सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक मामूली सी चोट को लेकर के बीजेपी कितना बड़ा मुद्दा बना रही है इस चीज़ को। बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने धक्का दिया, हालांकि बीजेपी के ही कुछ क्या बोलते सांसदों ने कहा है कि राहुल गांधी का धक्का नहीं लगा, राहुल गांधी का धक्का किसी और को लगा था, उसके बाद वो धक्का सारंगी को लगा। तो सारंगी के बारे में जो ये कहा जा रहा है, सारंगी बहुत ही क्या बोलते हैं, उन पे एक ये बोला जा रहा है कि हमारी पार्टी के ज़ईफ जो नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उनको गिरा दिया राहुल गांधी ने। जिस तरह से जिस लैंग्वेज में कल निशिकांत दुबे ने, आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ था, जिस लैंग्वेज में उन्होंने बात की थी राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने उन्हें जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा था। जिस तरह से राहुल गांधी वहां गए थे, उन्होंने उनकी बात सुनी, फिर वो वापस आ गए। वो देखने गए थे हुआ क्या है, किसको चोट लगी। लेकिन निशिकांत दुबे और उनके साथ कुछ महिला सांसद भी मौजूद थी जिन्होंने इस तरह की लैंग्वेजेस यूज की हैं उसमें कि वो वहां पे रुके नहीं और फौरन चले आए। अब इसमें क्या होगा कि आज संसद का आखिरी दिन है। संसद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि आज अब कोई भी प्रदर्शन गेट के सामने नहीं होगा। कल कांग्रेस का ये कहना था कि हम जा रहे थे अंदर, हमें जाने नहीं दिया गया। बीजेपी वाले डंडे वाले वो लेकर के आए थे, जिसमें क्या बोलते हैं, जो फ्लैग्स होते हैं विरोध प्रदर्शन के लिए, और इसमें वो लगा हुआ था डंडा। हम लोग हाथ में एक फ़ोटो लेके चल रहे थे, तो वो लोग हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें इस देश में चल रही हैं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मित्र और देश के गृह मंत्री अमित शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमेशा, उन्होंने परसों भी एक ट्वीट किया था कि मतलब आप ये देखिए कि अगर कोई बुरा बोलता है लेकिन अगला कोई बुरा बोलता है तो आप उस चीज़ को नहीं मानते, आप कहते नहीं उसने ज़्यादा बुरा बोला था या उसने ज़्यादा बुरा किया। आप अपनी गलती मानिए, उसके बाद ठीक है, हाँ उसने भी किया था, उसकी भी गलती है, लेकिन आप अपनी गलती मानिए। यहाँ पे तो अगर एक राज्य में होता है रेप केस, तो दूसरी पार्टी कहती कि भाई हमारे जब हम सत्ता में थे तब तो इतने हुए थे, आज इतने ज़्यादा होने। अरे भाई साहब, कुछ ऐसा कानून बनाए कि ऐसी चीज़ें ना हो। इसी तरह से हर सांसद के, हर मंत्री के, जो भी लीडर्स हैं, उनके ज़बान पे भी एक लगाम लगनी चाहिए।
उनको इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे दो समुदाय या किसी के दिल को ठेस पहुँचे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।